कटाव नहीं कर पाती है और कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इससे ग्रीक अक्षर डेल्टा जैसी भू आकृति का निर्माण होता है जिसे नदी डेल्टा कहा जाता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में गिरने वाली नदियां बिना डेल्टा का निर्माण किए ही सीधे सागर में गिरती हैं। नदी सीधे सागर में गिरती हैं। नदी और सागर के मिलन क्षेत्र को ज्वार नदमुख कहा जाता है। समोसा है, जरा उठ रहे हैं, लिख लो थोड़ा सा। देखिए यहां मतलब पश्चिमी घाट के पश्चिम में, यहां ज्वार नदमुख के निर्माण के निम्नलिखित कारण है। ठंडे ना होने पाए, है ना। निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, अब नहीं लिखना है, अब सबके हाथ रुके, अपना टाइम को पूरा कर लेते ना। हाँ, टाइम की ईमानदारी जरूरी है। एथिक्स पढ़ते हो कि नहीं? हाँ, नहीं पढ़ते अभी हमने क्लास नहीं लिया एथिक्स की। अली को पहले पढ़ा, जल्दी से एक दो लिखना बस। अच्छा देखो, हैप्पी बर्थडे का देख लो तुरंत। रितेश भाई जल्दी आओ, इधर जल्दी आओ। रितेश भाई का हैप्पी बर्थडे का कार्ड आया है। आ जाओ। हाँ, अरे आओ, अरे लाइव है तुम्हारे कार्ड, सब कुछ लाइव है। हैप्पी बर्थडे अगेन। देखो तुम्हारे दीवाने कम नहीं है, मतलब चुपचाप काम किया करते होते हैं। चलो निम्नलिखित कारण है, एक दो कारण लिख लें। निम्नलिखित कारण है। अच्छा, आप लोग उधर से निकलेंगे, कोई इधर से नहीं जाएगा ना, आप लोग उधर से जाएंगे, है ना। तो आज इतने रहते हैं, चलो उधर से निकल जाइएगा आप लोग। थोड़ा ज्यादा पॉइंट है, कल 10 मिनट ज्यादा पढ़ा दूंगा, है ना। ऐसे याद करा दो। चलो लिखिए नंबर 1। थोड़ा काम करोगे, बिजी हो जाओगे तो काम कम गर्मी कम हो जाएगी। चलो मैदानी क्षेत्र में यह कंडीशन बनती है, मान लो नदी ऐसे फ्लो कर रही है और यहाँ पर ढाल हो गई, नदी का पानी है, बीच में पानी, तो ये विसर्प है ना। और इस क्रम में जब ये जाती है नदी, तो इधर निक्षेपण कर रही होती है, आगे अपरदन कर रही होती है, दोनों क्रियाएं। तो धीरे धीरे जो ये दोनों भुजाएं हैं ये पास आने लगती है, और एक ऐसी कंडीशन आती है कि ये वाला हिस्सा ये एक लूप की तरह हो जाएगा और बाकी नदी क्या है, ऐसे निकल जाएगी। और यहाँ पर यह पानी क्या होगा, यह बिल्कुल घोड़े के नाल के आकार में यहाँ पर, तो ये जैसे गाय के खुर बनते हैं ना, ये उस आकार में दिखाई पड़ती है, इसलिए गोखुर झील है ये। तो यहाँ पर यह जो झील निर्मित होती है, इसके कटने से उसे गोखुर झील कहा जाता है। आप बोले इसे क्षारण झील भी कहते हैं। क्षारण झील नदी द्वारा छोड़े गए क्षेत्र में इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे क्षारण क्षेत्र भी कहा जाता है। जो नदियाँ ज्यादा विसर्प वगैरह बनाती है ना, तो वहाँ पर भी बाढ़ ज्यादा आती है, तो अगर तेज पानी आएगा तो इकट्ठा बहेगा नहीं, इसलिए कई बार नेचुरली भी विसर्प को काट करके नदियों को आपस में मिला दिया जाता है, जिससे कि जल का प्रवाह तीव्र हो सके। तो गोखुर क्लियर हो गई उम्मीद है। देखो नंबर 1, नर्मदा और तापी नदियों को छोड़कर पश्चिमी घाट के पश्चिम में, नर्मदा और तापी नदियों को छोड़कर पश्चिमी घाट के पश्चिम में गिरने वाली नदियों की लंबाई काफी कम है। अतः इनके द्वारा सीमित क्षेत्र का ही अपरदन होता है। तथा इनमें अवसादों की कमी होती है। नर्मदा और तापी नदियों में अपेक्षाकृत अधिक अवसाद होता है। नर्मदा और तापी में अपेक्षाकृत अधिक अवसाद होता है, किंतु वे परिवहित अवसादों से अपनी भ्रंश घाटी को पूरित कर रही होती हैं। मतलब भर रही होती हैं, पूरित कर रही होती हैं। मतलब यह है कि नर्मदा और तापी में है मटेरियल, लेकिन अब देखो क्या है, नर्मदा तापी की पोजीशन देख लो, तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये इस तरह आ रही है, जबकि बाकी सारी नदियाँ इधर से निकल के यहाँ जा रही हैं।
तो अगर देखा जाए तो यहाँ का नेचुरल, ये पश्चिमी घाट ले लो, तो इधर का नेचुरल ढाल यहाँ पर पूर्व की तरफ, लेकिन फिर भी नर्मदा और तापी इधर आ रही हैं, तो उसके आने का मुख्य कारण है इनका भ्रंश घाटी में बहना, इनका भ्रंश घाटी में बहना, राइट। तो यहाँ पर हो जाता है विंध्यन और यहाँ पर सतपुड़ा, इसके बीच नर्मदा की भ्रंश घाटी, और इधर आ जाता है यहाँ पर अजंता, यहाँ पर अजंता पर्वत आता है, याद होगा तो इनके बीच ये वाली भ्रंश घाटी तापी की, ये दोनों भ्रंश घाटियों में बह रहे हैं, इसीलिए ये इधर की तरफ आ रहे हैं। एक ही कारण इसका है, इनका भ्रंश घाटियों में बहना, राइट। तो अब ये भ्रंश घाटी है, तो जो सेडिमेंट ला रही है, तो ये जो यहाँ घाटी है उस घाटी में क्या कर देती है, सेडिमेंट छोड़ देती है। तो जब तक ये आगे बढ़ती हैं तब तक इनके पास, इनके मुहाने पे खुद अवसादों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो पहला कारण है इन नदियों में अवसादों की कमी का होना। नंबर 2, अधिकांश नदियां मौसमी हैं, अधिकांश नदियां मौसमी हैं, तथा इनके जल का स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा है, अतः मानसून के अतिरिक्त अन्य समय में इनमें जल की मात्रा कम होती है, अतः इनकी अपर्दन क्षमता भी कम हो जाती है, नेक्स्ट पॉइंट, ये नदियां कठोर चट्टानी सतह पर प्रवाहित होती हैं, जिससे अपर्दन दर कम हो जाती है, अधिकांश नदियां आधार तल के समीप हैं, तथा प्रौढ़ावस्था में होने के कारण अपर्दन क्षमता भी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार का खड़ा कगार है, जिसकी पश्चिमी ढाल तीव्र है, अतः नदियां पश्चिमी घाट के पश्चिम में अत्यधिक तीव्र वेग से गिरती हैं, जिससे अवसादों के निक्षेपण में बाधा पड़ती है, नेक्स्ट पॉइंट, अरब सागर की तीव्र तरंगें निक्षेपित अवसादों को बहा ले जाने की क्षमता रखती हैं, इस प्रकार नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय धरातलीय स्वभाव तथा नदियों के मुहाने की स्थितियां डेल्टा निर्माण के अनुकूल नहीं है, अतः नदियां मुहाने पर ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया। अब ये ऐसा प्रश्न है ना, जितनी बार भी रिपीट होगा आप हर बार याद करके जाएंगे। ये मतलब भू आकृति वाले लोगों का पसंदीदा टॉपिक होता है, और कोई बुजुर्ग पेपर सेट करने वाला बैठेगा तो पक्का देगा। उनको क्या होता है, उनको जो एरिया पसंद होता है वो एरिया से वो क्वेश्चन रिपीट मारते हैं। तो ये एक पैटर्न होता है, इसलिए चीजें ध्यान रखना। यूपीएससी भी रिपीट करती है पर तरीका थोड़ा सा अलग होता है। नेक्स्ट कड़ी लिखो, नदी जोड़ो परियोजना। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब तक जुड़ नहीं जाएगी तब तक क्वेश्चन आता रहेगा और कभी जुड़ नहीं पाएगी तो ये अनंत काल तक क्वेश्चन आता रहेगा। कोई ना कोई तो बीच में उभर ही जाएगा कुछ ना कुछ।
एक डायग्राम देखें तो काम चल जाएगा। अब अगर हम देखें तो इस टॉपिक पे जो हमें डिस्कस करना है पहले वो देख लेते हैं। राजेश जी को बताइए, राजेश जी को। यहाँ पर हम देखें क्या क्या टॉपिक में है। पहले तो हम ये देखेंगे यहाँ पर परिचय, फिर इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे पृष्ठभूमि, यहाँ पर पृष्ठभूमि की बात करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार यहाँ पर परियोजना क्या है, परियोजना क्या है। फिर परियोजना के लाभ देखेंगे और फिर परियोजना की सीमाएं यहाँ देखेंगे। फिर हम एक मूल्यांकन कर सकते हैं, हम यहाँ पर मूल्यांकन कर सकते हैं, राइट। लाभ और सीमाओं से क्वेश्चन लगातार रहेंगे और ये आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो यह परियोजना है भारत में विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है। यहाँ पर 3 कंपोनेंट आते हैं। एक कंपोनेंट है हिमालयी नदियों का, अब इतना नहीं है, पहले समझना है। दूसरा कंपोनेंट है प्रायद्वीपीय नदियों का, और तीसरा कंपोनेंट है अंतर्राज्यीय नदियाँ। यहाँ पर आखिर हमको इनके जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो मेजर चीज़ है यहाँ पर कि भारत में विश्व की कुल लगभग 17.6% जनसंख्या, लगभग 18% जनसंख्या रहती है। लेकिन अगर हम स्वच्छ जल के संसाधन के संदर्भ में देखें तो विश्व के सभी स्वच्छ जल के संसाधन का केवल 4% है। आने वाले समय में हमारी जनसंख्या में वृद्धि, विकास की दर में वृद्धि, हमने कुछ भेजा उसमें एक और फोटो भी, विकास की दर में वृद्धि, औद्योगिक विकास में समृद्धि, इन सबके कारण हमें लगातार जल की उपलब्धता बनाए रखनी होगी। अभी भी भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस स्थिति को हम यहाँ पर ये वाला नहीं, एक मिनट, सॉरी, लिखो तब तक, थोड़ा लिखने तक लग जाएगा। लिखो इसमें, लिखते लिखते समझ में आ जाए। इसमें लिखे भारत में औसत वार्षिक वर्षा, 4,000 अरब घन मीटर है, 4,000 अरब घन मीटर है। किंतु भारत में वर्षा द्वारा अधिकांश जल 4 महीनों कमा करके जून सितंबर तक प्राप्त होता है। मानसूनी वर्षा के वितरण में भी असमानता है। जहां एक ओर देश के कुछ भाग बाढ़ग्रस्त होते हैं, वहीं कुछ भागों में भीषण सूखे की दशाएं निर्मित होती हैं। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% निवास करता है। 17.6 है, लगभग 18% निवास करता है। जबकि भारत में विश्व के स्वच्छ जल का केवल 4% ही प्राप्त होता है। 4% ही प्राप्त होता है। बढ़ती जनसंख्या तथा उच्च आर्थिक समृद्धि लक्ष्यों संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भविष्य में जल संसाधनों की मांग में अतिशय वृद्धि होगी। अतः भविष्य में जल संकट की दशाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए भारत में
जल प्रबंधन के लिए या जल प्रबंधन हेतु, इसलिए भारत में जल प्रबंधन हेतु एक सक्षम तथा दूरगामी जल प्रबंधन परियोजना की आवश्यकता प्रतीत होती रही है। नदी जोड़ो परियोजना इसी दिशा में सिविल अभियांत्रिकी की एक वृहद स्तरीय परियोजना है, जिसके अंतर्गत भारत की नदियों को नहरों तथा जलाशयों के संजाल द्वारा आपस में जोड़कर जल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना है। तो सारी चीज तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सारी चीज क्लियर है। इन फ्यूचर में डिमांड हमारी बढ़ेगी, सप्लाई का स्तर हमारा कम होगा, तो उससे निपटने के लिए अभी ही एक सक्षम, दक्ष व दूरगामी परियोजना की हमें आवश्यकता है, और नदी जोड़ो परियोजना हमारे किसी हित को साधने का एक सही विकल्प हो सकती है। इसी को ध्यान में रख करके भारत की विभिन्न नदियों को जलाशयों और नहरों के तंत्र द्वारा आपस में जोड़ने की सिविल अभियांत्रिकी की यह एक वृहद और महत्वाकांक्षी परियोजना है, और भारत सरकार इसे बहुत गंभीरता से भी काम कर रही है। देखो क्या है, अगर हम देखें तो भारत का जो झुकाव है वो कुछ इस तरफ है, जो ढाल है सारी नदियां इधर, तो अगर ये वाला हिस्सा देखोगे अधिकतर बाढ़ग्रस्त हो जाता है, और इधर वाले हिस्से में शुष्कता की दशाएं होती हैं। और इस प्रक्रिया में ये होता है कि जो हमें वर्षा के दौरान अतिरिक्त जल प्राप्त होता है, वह जल बिना प्रयुक्त हुए सीधे महासागर में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। अर्थात प्रकृति ने हमें जल प्रदान किया है, लेकिन हम उसका उचित प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, तो हम दोहरी समस्याओं से गुजरते हैं। एक जगह बाढ़ हमें परेशान करती है, तो दूसरी तरफ हमें सूखा परेशान करता है। अगर हम इन क्षेत्रों में जहां पर अतिरिक्त जल है, जहां पर जलाधिक्य है, सरप्लस वाटर है, और जहां पर वाटर डेफिसिट है, जल न्यूनता है, अगर हम जलाधिक्य वाले क्षेत्र से जल न्यूनता वाले क्षेत्र की ओर जल का अंतरण कर सकें, वाटर का ट्रांसफर कर सकें, तो हम भविष्य में इन चुनौतियों से क्या है, निपट सकते हैं। तो हमारे लिए बाढ़ एक वरदान हो जाएगी, तो हम मनाया करेंगे भगवान बाढ़ है ना, इतनी आए। जो मैंने पहले कहा, आपने सुना भी होगा कि दूध फटने से भाई दुखी होता है, पनीर बनाना नहीं जानता, है ना। दूध फटने वाला कहेगा पार्टी को दोस्तों फोन कर दो, 2 किलो दूध फट गया, है ना। तो वही चीज है कि अभी हमारे लिए बाढ़ एक चुनौती है, लेकिन अगर हम ये कर पाए तो यह हमारी कई चीजों या कई हितों को साथ पाएगी, और इन फ्यूचर जो हमारी वाटर डिमांड होगी, उस डिमांड को भी फुलफिल करने में यह सक्षम होगी। तो रेमन पानी रखिए, बिन पानी सक्षम, तो उसी की व्यवस्था है कि कैसे यहाँ पर हम पानी को क्या करें, मेंटेन करें, है ना। तो इसी चीज के संदर्भ में हमको मैंने बताया होगा, मैं एक दिन भारती में गाना चल रहा था कि अगर बहुत अच्छे उनका था, बहुत अच्छे वो गाते कि अगर धरती पे जल ना हो तो जल जाएगी यह धरती, ये मैं अलंकार समझ रहा हूँ, है ना। तो धरती पे जल ना हो तो जल जाएगी यह धरती, तो इसके बिना जल के काम नहीं होगा। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो यह नदियां हैं, नदियां कुछ नहीं है, भारत रूपी मानव की धमनियां हैं, सिराएं धमनियां, आर्टरी हैं, ये नहीं प्रवाहित होंगी तो भारत मृत हो जाएगा। इसलिए और भारत जो नदियों का देश है, जहाँ 10,000 नदियां हैं लगभग, अगर हम उन्हें सही से उनका हम उपयोग कर लें तो हम अपने जल संसाधनों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए 2 ही तरीके हैं। एक तो तरीका है यहाँ पर कि नहरों के द्वारा इंटरकनेक्ट किया जाए, या दूसरा तरीका है कि जलाशय बनाए जाए, पानी में इकट्ठा किया जाए, फिर उन जलाशय के थ्रू नहरों द्वारा क्या किया जाए, नदियों को जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर किया गया है कि पहले इन नदियों को जोड़ा जाएगा आपस में, इन नदियों को, और फिर इनको इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा, और जिस व्यवस्था के द्वारा जोड़ा जाएगा उसे लिंक कहा गया है। तो इस तरह यहाँ पर 14 लिंक, 14 लिंक हिमालयी नदियों के हैं, और 16 लिंक प्रायद्वीपीय नदियों के हैं। तो टोटल 30 लिंक, 30 लिंक की यहाँ पर व्यवस्था है, और इसके अंतर्गत छोटी बड़ी नहरें और विभिन्न प्रकार के जलाशयों का निर्माण कर आपस में जोड़ करके जल का वितरण किया जाएगा। यह एक यहाँ पर मेन प्रोजेक्ट है। तो पहले यहाँ पे परिचय हो गया, और यह आज से नहीं है योजना, अंग्रेजों के समय से है। अंग्रेजों ने यहाँ पर दक्षिण भारत में, तटीय क्षेत्रों से दक्षिण भारत में सामान आदि को पहुंचाने के लिए इस प्रकार की योजना पहले रखी थी। राइट, तो हम चलते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। हाँ, क्या हुआ? ये एग्जाम्पल नहीं है, वो तो गंगा नदी तंत्र का इस्तेमाल किया, केन बेतवा का जोड़ा जाना। एग्जाम्पल क्या है? केन बेतवा को लिंक नहर के सहारे जोड़े जाने की। ठीक है, जो इसमें पैरासिटिक लिखो। सर्वप्रथम सन 1919 में, सर्वप्रथम सन 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख अभियंता, चीफ इंजीनियर, प्रमुख अभियंता सर आर्थर कॉटन ने भारतीय नदियों को अंग्रेजों के व्यापारिक हितों के लिए जोड़ने का सुझाव रखा। स्वतंत्रता के उपरांत के एल राव ने 1960 के दशक में
1960 के दशक में गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया। नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया। सन 1982 में 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए। विभिन्न सरकारों के प्रयासों जनहित याचिकाओं तथा न्यायालय की अनुशंसाओं की पृष्ठभूमि में भारत सरकार वर्तमान में इस परियोजना को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रही है। इस परियोजना के निम्नलिखित तीन घटक हैं। नंबर एक हिमालयी घटक जिसके अंतर्गत 14 संयोजकों द्वारा विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। जैसे यहां पर है, जैसे दिया है मानस, संकोच, तीस्ता, गंगा। यहां जब हम देखेंगे तो यहां पर यह मानस है, यह संकोच है, यह तीस्ता है, इधर गंगा गिरती है। तो इनको आपस में क्या कर दिया जाएगा? कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये पूरा जो जोड़ने वाली जो नहरें हैं वो सिंगल लिंक मानी जाएंगी, सिंगल लिंक, राइट। इसी तरह यहां पर कोसी और घाघरा को जोड़ा जाएगा। अब जैसे कोसी और घाघरा अगर ये जुड़ेंगी तो यहां पर जो कोसी बाढ़ बिहार में बाढ़ के लिए शोक के रूप में जानी जाती है, तो यहां पर यह कम हो जाएगा, राइट। इसके बाद गंडक और गंगा, घाघरा और यमुना। तो अब कोसी का पानी घाघरा में दिया जाएगा और घाघरा का पानी दे दिया जाएगा यमुना में। तो कोसी बिहार की शोक होती है, कई बार घाघरा जो है वह उत्तर प्रदेश का शोक होती है। आजकल देखो शोक बनी हुई है, लोअर सरयू को कहते हैं, लोअर पार्ट उसका। तो वहां पर बाढ़, इसका पानी उठा के यमुना में डाल दिया जाएगा। तो जो अतिरिक्त जल हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? ट्रांसफर हो रहा होगा। तो इस प्रक्रिया में जो बाढ़ और सूखे की दशा है उसको क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। तो एक दूसरे नदियों में यह जल अंतरित किया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिंक है मानस, संकोच, तीस्ता, गंगा, कोसी, घाघरा, गंडक, गंगा, घाघरा, यमुना, शारदा, यमुना, और यहाँ पर राजस्थान के जो नहर वाले क्षेत्र है वहां दे दिया जाएगा और यहाँ से फिर साबरमती चला जाएगा एंड सो ऑन। यह करते करते विभिन्न नदियों के जल के अंतरण द्वारा हम इधर के पानी को क्या कर रहे हैं? इधर की तरफ अंतरित या ट्रांसफर किए दे रहे हैं। तो उधर बाढ़ से निजात मिलेगी, इधर सूखे से निजात मिलेगी, राइट। और इनके बीच में अगर लगातार जल की उपलब्धता और जलाशय, नहरों, इन सबका निर्माण होगा तो पर्यावरण को लाभ होगा, हरियाली में वृद्धि होगी, यहाँ पर रोजगार के अन्य अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। हो सकता है इसी के सहारे हम आंतरिक जल परिवहन को क्या कर सकें? बढ़ावा दे सकें, राइट। जलापूर्ति, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, इन सब के लिए आपूर्ति होगी। तो निश्चित तौर में यह जो प्रक्रिया है यह इस क्षेत्र या इस पूरे क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यद्यपि कई चुनौतियां यहाँ मौजूद हैं, राइट। तो उन चुनौतियों को हमें यहाँ देखना पड़ेगा। तो जो ये जोड़े जा रहे हैं, जिन नहरों और जलाशयों से जोड़े जा रहे हैं, उनको क्या कहा जा रहा है? लिंक, राइट। तो विभिन्न नदियों को जोड़ने के लिए 14 लिंक यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। वो हिमालयी कंपोनेंट या हिमालयन कंपोनेंट कहलाता है। नंबर 2, प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत, प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 संयोजकों द्वारा 16 संयोजकों द्वारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जोड़ा जाना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जोड़ा जाना है। नंबर 3, उपरोक्त प्रमुख घटकों के अतिरिक्त राज्य विशेष में भी नदियों के जोड़ने संबंधी प्रयास किए गए हैं, जिसे अंतरराज्यीय, ऐसे लिखो, जिसे अंतरराज्यीय घटक कहा गया है, जिसमें 37 संयोजकों के अधीन नदियों को जोड़ा जाना है। तो एक ही राज्य की विभिन्न नदियां जहां को जोड़ा जाना है।
उपरोक्त घटकों के अंतर्गत, उपरोक्त घटकों के अंतर्गत अंतर्गत जल को, उपरोक्त घटकों के अंतर्गत जल को जल अधिशेष वाले क्षेत्रों से, जल अधिशेष वाले क्षेत्रों से जल न्यूनता वाले, जल न्यूनता वाले क्षेत्रों की ओर, क्षेत्रों की ओर अंतरित किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, की ओर अंतरित किया जाएगा। इस परियोजना का प्रबंधन प्रबंधन जल संसाधन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण कर रहा है। नदी जोड़ो परियोजना के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। जब आप मैथ में देखोगे ना तो घर जाके देखना पेज नंबर 61 पे, पेज नंबर 61 पे ये जो यहां पर लिंक सारे दिए हैं, 14 लिंक यहां दिए हुए हैं और 30 लिंक यहां पर दिए हुए हैं। तो पेज नंबर 61 इस वाले में देखोगे तो मिल जाएगा, है ना। तो घर में जाके थोड़े बहुत लिंक देखना और जो करंट अफेयर में आ जाएगा, जैसे केन बेतवा जब आया था तो केन बेतवा से क्वेश्चन पूछा गया। इधर दो नदियां और जोड़ने की बात थी, एक वंशधारा थी और एक दूसरी नदी थी। तो पिछले साल या पिछले के पिछले साल वंशधारा पर क्वेश्चन आ गया था, मैचिंग में क्वेश्चन आ गया था। तो जो नदी चर्चा में आ जाएगी उस नदी की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है और कई नदियां ऐसे भी लगातार आती रहेंगी, है ना। ये ध्यान रखना, पेज नंबर 61 पे दिया है, घर जाके आपको देखना है। अब देखो क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखो नंबर एक जल संसाधनों का, नंबर 1 जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा, जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा, जिससे वर्तमान और भविष्य में जल संकट की स्थितियों से बचा जा सकता है, जल संकट की स्थितियों से बचा जा सकता है। यह परियोजना नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, यह परियोजना भारत को बाढ़ तथा सूखा दोनों से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकती है, नेक्स्ट, इससे कृषि क्षेत्र को लाभ होगा, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार संभव होगा और 35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं सृजित होंगी, नेक्स्ट, इस परियोजना के पूर्ण होने के उपरांत 34 गीगावाट अतिरिक्त जल विद्युत क्षमता का निर्माण होगा, जो ऊर्जा सुरक्षा और भारत के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा। नेक्स्ट, वनीकरण की बेहतर दशाएं होंगी, नमी बढ़ जाएगी, वनीकरण की बेहतर दशाएं होंगी तथा वनावरण में वृद्धि होगी, नेक्स्ट, नौ परिवहन प्रोत्साहित होगा, नेविगेशन, नौ परिवहन प्रोत्साहित होगा, नेक्स्ट, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे, नेक्स्ट, पर्यटन क्षेत्र में विशेष लाभ होने की संभावना है। अगर आपसे पूछ ले कि क्या आवश्यकता है तो आवश्यकता में यही सारी आवश्यकता में बता देना, लाभ की जगह आवश्यकता में रख देना।
है ना, इनकी आवश्यकता है, ठीक है ना। कई बार आपसे पूछे कि भारत में नदी जोड़ो परियोजना की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए, मतलब उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों हम ऐसा चाह रहे हैं, तो फिर आप इन्हीं को ध्यान में रखें कि भारत को इन चीजों की आवश्यकता है और नदी जोड़ो परियोजना इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रतीत होती है ना। तो लाभ में पूछ के उसके आवश्यकता पर करें, इसकी आवश्यकता क्या है, इसी को फिर आप दूसरे रूप में कर लो ना। इस परियोजना के अंतर्गत 3000 से भी अधिक जलाशय, 3000 से भी अधिक जलाशय और 15,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी और 15,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी नहरी संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। नहरी संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। यद्यपि इस परियोजना के विविध लाभ हैं, किंतु इससे संबंधित निम्नलिखित चुनौतियां भी हैं। नंबर 1, इस परियोजना के अंतर्गत वृहद स्तर पर भूमि के जलमग्न हो जाने की स्थितियां उत्पन्न होंगी, जिससे कृषि और वनीय क्षेत्रों के बड़े स्तर पर डूबने की संभावना है, जिसके कई आर्थिक और पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। लगभग 15 लाख लोगों के विस्थापित होने की संभावना है, जिनका पुनर्वास चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। जो जलाशय बनाए जाएंगे, जो नहरें बनाई जाएंगी, उनमें भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और भारत का रिकॉर्ड या भारत सरकार का रिकॉर्ड इस बृहद परियोजनाओं के संदर्भ में बड़ा अच्छा नहीं रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन सबको अगर देखो तो अभी भी चुनौतियां, उनकी समस्याएं इतने लंबे समय बाद भी क्या है, बनी रही। हम एक तरफ कह रहे हैं कि वनीकरण होगा, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो है उसको हम डुबोए दे रहे हैं, तो कह रहे हैं आगे मिलने वाला है बहुत अच्छा। इसमें कई ऐसी चुनौतियां क्या है, मेंटेन। तो पर्यावरणविदों को लेकर या पर्यावरणविदों को इसको लेकर बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन सरकार जब विकास को उतारू होती है, विकास तो बड़ी रहती है नहीं, त्वरित रूप में हमको दिख रहा होता है कि कुछ हो गया है, आगे चल के फिर चाहें जो ये कितना सस्टेनेबल होगा या कैसे हम इसको सस्टेनेबल बना सकते हैं। देखो, भारत में सबसे बड़ी चुनौती है, जब भी हम कोई परियोजना बनाते हैं तो उसमें हम अर्थशास्त्री को अटैच करते हैं, हम ज्योग्राफर और एनवायरमेंटलिस्ट को नहीं अटैच करते, भूगोलवेत्ता और पर्यावरणविद को हम शामिल नहीं करते, क्योंकि पता है उसको शामिल करेंगे तो होने नहीं देगा, तो समस्या बता देगा। तो हम ऐसे लोगों को शामिल करते हैं जिनको भारत की संरचना, भू आकृति, पर्यावरण से कोई मतलब नहीं, राइट। और साथ पढ़ने वाले को किससे मतलब, अल्टीमेटली लाभ किससे हो, है ना। वो ये नहीं सोचेगा कि भू आकृति की कुछ विशेषताएं, इन विशेषताओं के अल्टर होने से ऐसा हो जाए, और अगर उससे कुछ कहो भी तो कहेगा ये भूगोलवेत्ता जाने, हम तो अर्थशास्त्र जानते हैं, हमारा अर्थशास्त्र कहता है ना। ये बड़ी चुनौतियां हैं, जबकि विदेशों में जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसमें ज्योग्राफर और एनवायरमेंटलिस्ट सबसे पहले शामिल होते हैं, तब जाके किसी और को शामिल किया जाता है, और वहाँ की जनता ही जागरूक हो जाती है कि चुनौतियां सरकार के लिए ज़्यादा होती है, लेकिन अपने यहाँ नहीं है। अभी टाइम होगा, लेकिन तब तक सब डूब चुका होगा। लेकिन अभी क्या करोगे, देखो विकास और पर्यावरण का यही द्वंद्व है। जो बाबा कहता था, आंख बंद करके विकास की प्रक्रिया का विरोध भी नहीं होना चाहिए, तो आंख बंद करके विकास की प्रक्रिया का सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। हमको वो मार्ग ढूंढना है ना। ऐसा समझ लो कि अब आप सोचो इतना पढ़ लें कि भाई आप सिलेक्शन हो जाए, आप इतना पढ़ा, आपने इतना कमजोर कर लिया कि सिलेक्शन होने के अगले दिन भर्ती हो गए, फिर मानो भाई साहब तो आप गड़बड़ है। तो ऐसे विकास का क्या मतलब है कि जब हम डेवलपमेंट कर लें लेकिन उसके बाद लगे कि यार अब हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे, बड़ी चुनौतियां। भारत की अनेक परियोजनाएं ऐसी पड़ी हुई हैं, ऐसी अनेक परियोजनाएं पड़ी हुई हैं, आदि पड़ी अधूरी पड़ी हुई हैं, राइट। तो यहाँ पर बड़ी चुनौती इसलिए है कि एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न होगा, यहाँ पर वनी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और जो पुनर्वास बड़े स्तर पर होगा, हम कैसे उनको फिर से मूलधारा में लाएंगे, एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में भू आकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं, भारत में भू आकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं तथा एक क्षेत्र का जल दूसरे क्षेत्र में अंतरित करने के लिए तथा एक क्षेत्र का जल दूसरे क्षेत्र में अंतरित करने के लिए भू आकृतिक बाधाओं को पार करना कठिन कार्य होगा। नंबर 3, प्रत्येक नदी जल की
अपनी विशिष्ट संरचना होती है, विशिष्ट संरचना होती है। इसी अनुरूप उसमें जैविक घटकों, मतलब जीवों, जैविक घटकों का विकास होता है, जैविक घटकों का विकास होता है। नदियों को आपस में जोड़ने से, नदियों को आपस में जोड़ने से, प्रत्येक नदी या आपस में जोड़ने से नदियों की संरचना, नदियों की जलीय संरचना में, ठीक है, नदियों की जलीय संरचना में, जलीय संरचना में परिवर्तन होंगे, जिससे नदी पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलित होने का, नदी पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलित होने का खतरा बढ़ जाएगा, नदी पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलित होने का खतरा बढ़ जाएगा। देखो, हर नदी में सेडिमेंट वगैरह की मात्रा अलग होती है, नेचर डिफरेंट होता है, हर नदी के जीव जंतु सेम नहीं होते, और अगर हम हर नदी को आपस में जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों के जल को मिक्स कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में क्या होगा, चेंजेस होंगे। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन सी स्पीसीज इन चेंजेस में अपने को एडजस्ट कर पाएगी, जो एडजस्ट कर पाएंगी सर्वाइव कर जाएंगी, जो नहीं एडजस्ट कर पाएंगी उनके लिए बड़ा खतरा होगा। और स्पीसीज की यह मिसिंग लिंक बड़ी खतरनाक होती है, एक लिंक पे चले जाने का मतलब, कोई एक बीच से एक स्पीसीज चलेंगे तो फिर इसका मतलब है पूरे फूड चेन को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो अभी इसका भी बड़ा अध्ययन किया जाना बाकी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की कई नदियां अत्यधिक प्रदूषित हैं, भारत की कई नदियां अत्यधिक प्रदूषित हैं। यदि इन्हें बिना प्रदूषण मुक्त किए अन्य नदियों से जोड़ा जाता है, अन्य नदियों से जोड़ा जाता है, तब जल प्रदूषण का बड़े स्तर पर विस्तार हो सकता है, यहां समावेशी प्रदूषण कर देंगे, नहीं सब बराबर प्रदूषित होगी, समस्या खत्म। बहुत सारी नदियों का प्रदूषण स्तर बहुत ज्यादा है, इवन तो दामोदर तो काफी हद तक ठीक, वही गोमती रिवर जब निकलती है कुल्हड़ झील से, तो यहाँ पर 11 ml पर लीटर ऑक्सीजन होता है, 11 ml पर लीटर, एक मतलब अच्छा पानी जिसमें हर तरह का जलीय जीव सस्टेन कर सकता है, कोई भी उसमें पहुंचे। लेकिन जब ये लखनऊ छोड़ती हैं तो 2 ml पर लीटर हो जाता है, और इसमें कोई जलीय जीव सस्टेन नहीं कर सकता, और इसीलिए जैविक आपदा है, बायोलॉजिकल डिजास्टर है। एक साफ नदी कैसे गंदी हो सकती है, ये गोमती नदी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और गोमती नदी के चारों तरफ, दोनों तरफ बना दिया गया है गोमती रिवर फ्रंट, और उसमें सब बिल्कुल पक्की संरचना बना दी गई है। गोमती नदी का सौंदर्य बढ़ाया गया है, सौंदर्य नहीं, मार्ग का सौंदर्य बढ़ाया गया है। आपने उसको बांध दिया, अब बाढ़ आएगी, कुछ आएगी, और इसी में लखनऊ आने वाले समय में वाटर लेवल और वहां पे डाउन होगा, क्योंकि जब नदी में बाढ़ वगैरह आती है दूर तक पानी फैलता है और मृदा वाली संरचना होती है, तो पानी नीचे रिसता है और जाके वो वाटर टेबल को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब पक्की और संरचनाएं कहां से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। जब बना था तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट उठा के दिया था, लेकिन अखिलेश भैया नहीं माने, मतलब बना के नहीं, हम आज कहिए तो पड़ क्या देहात वालों ने सुन लिया था तो नहीं माने, और गोमती रिवर फ्रंट बंद करके तैयार, हम लोग सामने देख रहे हैं नदी को मरते हुए, तो वहां मतलब है नदी को आपने रस्सी से बांध दिया कि इधर नहीं जाना। किसी दिन मूड खराब हुआ नदी का, तो बाढ़ लाई थी, बड़ा बाढ़ लाई वहां पर, तो नदी आप देखोगे वहां पर जाकर गोमती वगैरह आप यमुना को दिल्ली में देखो, कुछ जगह नाली की तरह क्या है, कन्वर्ट हो गई। तो अगर हमने इनको साफ नहीं किया और हमने अटैच कर दिया, तो निश्चित तौर पर जल प्रदूषण के स्तर को क्या करने बढ़ा, तो बड़ी चुनौती होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जलाशय एवं नहरों के वृहद नेटवर्क का निर्माण क्षेत्र विशेष की सूक्ष्म जलवायविक दशाओं को प्रभावित कर सकता है तथा कुछ विद्वानों के अनुसार इसका प्रभाव मानसून तंत्र पर भी पड़ सकता है, माइक्रो क्लाइमेट का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष में तापमान, वायु दाब, आर्द्रता जैसी दशाएं। जैसे मान लो इस कमरे में ये पूरा अगर अपना वर्धमान प्लाजा है और इसमें इस कमरे में, तो इस कमरे की इस वक्त की दशाएं वो वर्धमान प्लाजा की दशाओं से क्या है, अलग, डिफरेंट। तो इस वक्त जो यहाँ टेम्परेचर, एयर प्रेशर, मॉइस्चर है वो है इस क्षेत्र का माइक्रो क्लाइमेट। तो इस बिल्डिंग का माइक्रो क्लाइमेट इस कमरे में निर्मित है, ठीक है ना। अब सोचो अगर यहीं पर एक जलाशय होता, जलाशय बना के एक नहर जा रही हो, उसके बगल में कुछ डाल बढ़ रहे हो, है ना। अब कल्पना करो तो ये माइक्रो क्लाइमेट जो बना है और जो उससे जो माइक्रो क्लाइमेट बनेगा, दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह ये सारी कंडीशन चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ इतने सारे बनेंगे तो पूरे भारत के संदर्भ में टेम्परेचर, एयर प्रेशर, मॉइस्चर कंडीशन वेरी करेंगी। तब हमें ये नहीं पता है कि विभिन्न ऋतुओं में जो पवन आज चलती रही है, तापमान आज के अधीन, क्या वो भी ऐसी ही बनी रहेंगी एक लंबे समय तक। तो कई विद्वानों का इसमें यह मत है कि यह चीज पहले तो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज करेगी और लॉन्ग टर्म में हो सकता है यह मानसून के आचरण को भी परिवर्तित कर दे। इसलिए आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा था यूपीएससी ने मानसून में, देखेंगे कि किस प्रकार मानव निर्मित भूआकृतियां मानसून के आचरण को प्रभावित करती रही हैं। देखोगे तो पिछले 5-6 साल में कहीं एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। तो जो मानव द्वारा निर्मित कहा जाए कि अवसंरचनाएं वो क्लाइमेट को चेंज कर देती है। जैसे हिस्ट्री पढ़ो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने का कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। वो अपने विकास की प्रक्रिया में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने उसी को बर्बाद कर दिया जिससे वो बने थे। मोहनजोदड़ो को देखो कितनी बार बाढ़ आई, कितनी बार वही बनाए।
इससे पता चलता है कि शुरुआत में बहुत अच्छी सभ्यता थी, बहुत तेजी से सोच रहे थे, बाद में बेवकूफ़ी की हरे पार कर रूढ़िवादी हो गए। उनका जो अंत दिखाई पड़ता है वह क्लाइमेट चेंज की ही प्रक्रिया है, और उसका मुख्य कारण वही था उनके द्वारा निर्मित अवसंरचनाएं, क्योंकि उन अवसंरचनाओं के निर्मित करने में उन्होंने अपने प्राकृतिक पर्यावरण का अधारणीय दोहन किया। पकी ईंटें मिली, हम लोग खुश होते हैं, लेकिन बनी कैसे होंगी? मिट्टी खाई गई होगी, पकाई कैसे गई होगी? पेड़ों को काटा गया, और ये बृहद स्तर पर हुआ, बड़े स्तर पर हुआ। जब अतीत में सभ्यताएं खत्म हो सकती हैं तो इसकी क्या वजह? ये तो उससे ज़्यादा कर रही प्रभाव है ना, इसका चांस ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, अटैच होता है तो मान लीजिए कि एक पॉइंट आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की कई नदियाँ अंतरराष्ट्रीय प्रकृति की हैं। भारत की कई नदियाँ अंतरराष्ट्रीय प्रकृति की हैं, या तो दूसरे देश से आती हैं या दूसरे देश में जाती हैं। अब बांग्लादेश में जाती हैं तो भी अंतरराष्ट्रीय समझ लें, नदियाँ अंतरराष्ट्रीय प्रकृति की हैं। अतः इस परियोजना से संबंधित कुछ नदियों के संदर्भ में पड़ोसी देशों को भी विश्वास में लेना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नदी जल राज्य सूची का विषय है तथा पहले ही नदी जल बंटवारे को लेकर कई राज्यों के मध्य विवाद है। इस परियोजना में नदियों को जोड़ने के संदर्भ में राज्यों में मतैक्य स्थापित करना, मतलब एक मत हो जाए, मतैक्य स्थापित करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। नदी जोड़ो परियोजना के लाभ और चुनौतियां दोनों ही हैं। अतः परियोजना को पूरी तरह लागू करने के पूर्व इसके सभी पक्षों का बहुआयामी अध्ययन अति आवश्यक है। विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए इस परियोजना को मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल उपलब्धता बढ़ाने और इसके विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ये सोचते रहना, कुछ भी करते रहना, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस वगैरह हो, इससे निबंध के भी चांस बनते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा ऐसे टाइप में भी चीज़ों को सोच के रखते रहना। एनवायरमेंटल इशूज से ऐसे बनता है, राइट। तो एनवायरमेंटल इशूज जो भी देखो वहाँ से अगर ऐसे मिलता है और तुम प्रिपेयर हो तो उसे लिखा जाना चाहिए, वो अच्छा मार्क्स दिला सकता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर लिखो, उसमें कौन से एनवायरमेंटल इशूज में निबंध बने हैं, उन निबंध के लिए आप क्या कर सकते हो उसे सोचो। एनवायरमेंट के भी कम से कम 10-5 प्रस्तावना रटी रहनी चाहिए, 10-5 कंक्लूजन रटे रहने चाहिए, 20-25 कविताएं रटी होनी चाहिए, शानदार डायलॉग रटे होने चाहिए, जो सही जगह पे आने चाहिए, है ना। इसका इम्पैक्ट आता है, अच्छा इम्पैक्ट आता है ना। यूपीएससी में ऐसे राइटिंग में शब्द सीमा मायने नहीं रखती, आपके कंटेंट की ग्रेविटी मायने रखती है। आपने 1.5 पेज 2.5 पेज 2 पेज लिख दिया, आप कभी सीमा के अंदर में तो टेंशन नहीं लेना, नंबर खूब मिलते हैं। कंटेंट आपका मार्क होना चाहिए, कंटेंट आपके पास नाट्य भी होना चाहिए, पढ़ने वाला चाहे क्या लिखा है भाई। देखो हमेशा आपके लेखन में ये बात होनी चाहिए कि एक पैरा पढ़ने के बाद पढ़ने वाले में उत्सुकता बनी रहनी चाहिए, आगे क्या हो सकता है। और तुमने पहला पैरा ही पढ़ा के उत्सुकता बिल्कुल हत्या कर दी तो आपका सेकंड पैरा नहीं पढ़े। और निबंध वगैरह में ये बहुत काम आता है कि आप हर एक पैरा में उत्सुकता जगाए रखें।
तो आपको परीक्षा का संवाद करना होता है, कैसी याद प्रवंचना है, कैसा खूबसूरत धोखा है ना, इस टाइप का लिखते हुए आगे ले जाओ। तो हमेशा याद रखो ऐसे लिखना है, लेख नहीं लिखना है, बोरिंग हो जमाई लेते हुए देख रहा है, दो नंबर है ना। तो एनवायरमेंट में देखना, प्रीवियस पेपर देखो ऐसे के, और 2013 से देखो तो कौन से एनवायरमेंट वगैरह क्या है उससे आइडिया करो। एनवायरमेंट वाले क्वेश्चन अगर आपने ऐसे तैयार किए तो बढ़िया है, डाउन टू अर्थ इसमें अच्छा सपोर्ट करती है, कभी मौका मिले डाउन टू अर्थ वगैरह पढ़े थोड़ा बहुत, उसका भी फायदा मिलता है एनवायरमेंट। ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर भारत की विविध नदियों का, विभिन्न नदियों का कुछ अध्ययन कर लेते हैं, है ना। रेडी, लिखो सिंधु नदी अपवाह तंत्र। अब एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे तो भांति भांति की वहां पे सहायक नदियां दी होंगी, उनको वहां से सिर्फ रख लेना, क्योंकि हर सहायक नदियां मिलनी जरूरी नहीं। उन्होंने दूसरे की ट्रिब्यूटरी को भी सिंधु में लिख दिया है। तो मैं यहाँ पर सिंधु नदी अपवाह तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, अगर हम देखें मोटे तौर पर तो यहां पर यह इंडस है, मानसरोवर लेक के पास से, कैलाश के पास से निकलती है। जो क्षेत्र है निकलने का वो है बोखरचू, बोखरचू क्षेत्र के पास एक हिम्मत है, वहां से निकलती है। भारत में दम चौक से एंट्री करती है, भारत के लद्दाख में दम चौक से एंट्री करती है, और पीओके से निकलती है चिल्लास नामक क्षेत्र से। तो यहाँ पर यह इंडस यहाँ से निकल रही। अब जब ये चलेगी तो आप ऐसे कर लोगे तो यह इधर इसके ऊपर से जो आएंगी वो हो जाएंगी इसके दाईं सहायिका, और जो नीचे से आएंगी वो हो जाएंगी इसके बाईं सहायिका, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब यह दाईं सहायिका आती है तो सबसे पहले इसकी दाईं सहायिका एक आती है, वो है यहाँ पर श्योक रिवर, यहाँ पर श्योक नदी। श्योक को पानी दे रही होती है यहाँ पर नुब्रा, नुब्रा। फिर यहाँ से एक नदी और आ जाती है, वो है गिलगिट। बस नदियाँ देख लेनी है, सहायक, हर नदी नहीं याद करनी, जो लिखा दो वो याद कर लो, वहीं से आ जाएगा, टेंशन मत लेना। गिलगिट, फिर इसके बाद आ जाती है काबुल, फिर आती है यहाँ पर कुर्रम। श्योक, गिलगिट, काबुल और कुर्रम, पहले मेजर नदियाँ, फिर इनकी ट्रिब्यूटरीज देख लेंगे। और फिर इसके बाद यहां से एक नदी जाती है, यह है जास्कर, जास्कर। यहां से आती है झेलम, झेलम में आती है यहां पर एक नीलम या किशनगंगा। झेलम जो मिलती है यहां चिनाब में मिलती है, झेलम मिलेगी चिनाब में। चिनाब में एक और नदी आकर मिलती है रावी। झेलम इन तीनों का पानी लेती है, और यहां से आती है ब्यास, यहां से आती है सतलज। सतलज भी तिब्बत से निकलती है, राकस्ताल ये भी तिब्बत से है। इन सब में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज में सतलज ही तिब्बत से आती है। झेलम जम्मू कश्मीर से है, रावी और ब्यास जो है ये हिमाचल प्रदेश से। ये है सतलज। और आगे जब बढ़ती है तो चिनाब अपना पानी सतलज में डालती है, याद रखना, चिनाब डालती है पानी सतलज में, और यहीं से यह नदी बन जाती है पंजनद, और ये जाकर मीठन कोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। मीठन कोट के पास सिंधु नदी से जाकर यह मिल जाती है। झेलम चिनाब में, रावी भी चिनाब में, फिर चिनाब तीनों का पानी लेकर के किसमें डालती है? सतलज, ठीक है ना। सतलज में ब्यास का पानी ऑलरेडी मौजूद है। एक और नदी यहां कर सकते हो, गोमल। इसमें द्रास है, गास्टिंग है, तो द्रास की ही सहायिका गास्टिंग है, जिसको अलग लिखा है उसने एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी को से देखना, लेकिन ये रिवर याद रखो, ये मेजर है। बन गया ये? इसमें लिखिए, इसमें लिखिए सिंधु नदी, सिंधु नदी तिब्बत में, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में, कैलाश पर्वत श्रेणी में पोखरचू नामक, पोखरचू नामक क्षेत्र के समीप, क्षेत्र के समीप हिमनद से निकलती हैं, हिमनद से निकलती हैं। इन्हें तिब्बत में सिंगी खंबान, सिंगी खंबान या शेरमुख
सिंगी खंबात या शेरमुख कहा जाता है, शेरमुख कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। अब 9th वाले में दिया होगा 2900, वो नहीं मानना, यही मानना। 2880 किलोमीटर है कुल लंबाई, 2880 किलोमीटर है। तथा भारत में 1114 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर की लंबाई में बहती हैं, की लंबाई में बहती हैं। यह तिब्बत से भारत में, यह तिब्बत से भारत में हिमालय को दमचौक नामक स्थान पर, दमचौक नामक स्थान पर काट कर प्रवेश करती हैं, काट कर प्रवेश करती हैं। यह नंगा पर्वत के समीप, नंगा पर्वत के समीप पुंजी नामक स्थान पर, पुंजी नामक स्थान पर गहरे गार्ज का निर्माण करती है, गहरे गार्ज का निर्माण करती है। तथा पाकिस्तान में चिल्लड़ या चिल्लास क्षेत्र से प्रवेश करती है, चिल्लड़ या चिल्लास क्षेत्र से प्रवेश करती है। इसमें पंज नद का जल, पंज नद या पंचनद कुछ भी कह लो, 5 नदियां इसलिए पंजाब कहा जाता है। पंज नद का जल पाकिस्तान के मीठन कोट में मिलता है, मीठन कोट में मिलता है, जिसे प्राप्त कर यह कराची के समीप अरब सागर में डेल्टा बनाते हुए गिरती है। यह भारत में केवल लद्दाख क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तथा इस नदी के दाएं किनारे पर लेह स्थित है। यह लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच यहां पर बहती है, वहां बताया था पहला चीज। इसकी दाईं सहायिकाएं राइट श्योक गिलगिट काबुल कुर्रम तथा कोमल नदियां हैं, देखा जाए तो इन नदियों की भी कुछ सहायिकाएं हैं, जैसे इसकी कुनार, स्वात, टोची, कुंदार, झोंक। लेकिन पहले मेजर याद रखनी है आपको, मेजर से ही पूछेगा तो। कुनार स्वात, इधर कुंदार, झोंक, कुर्रम की सहायिका तोची। अच्छा, यहां से एक नदी और आ जाती है, उसे भी लिख सकते हो, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, सोहन नदी सभ्यता, सोहन रिवर, फेमस रिवर है सोहन। लाइन चेंज कीजिए। इसकी बाईं सहायिकाएं जास्कर, सोहन और पंजनद हैं, जास्कर, सोहन और पंजनद हैं। अब किताबें लिखती हैं, हमें मानना पड़ता है कि झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलज, इंडस की सहायका है, ये सही नहीं है। वाह, अल्टीमेटली नदी कौन सी बनती है? पंचनद, वही जाती है, तो पंचनद ही इसकी सहायका होनी चाहिए। लेकिन जब आप किताबों में पढ़ोगे तो इन सबको बोल देता है कि सहायका है, ये सीधे वहां तक थोड़ी मिलती, ये मिल करके कॉमन वाटर बनाती हैं, तभी जाके यहाँ पर जाता है। ये याद रखना, चनाब ही मिलती है सतलज में। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था तो बहुत डिबेट हुआ था, लेकिन सतलज ही माना गया है कि सतलज में मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये पिछले साल आया था, है ना, तो एक बार आया हुआ था, तभी मैंने सतलज ही कहा था, अल्टीमेटली यूपीएससी वही मानी, तो सतलज ही सही है। फिर लिखो, नेक्स्ट लिखो झेलम नदी, नेक्स्ट लिखिए झेलम नदी। ये इंडस था, इंडस का एंटर हो गया, अब इंडस की जो प्रमुख सहायिका है उसमें झेलम,
आइए समझ में। तो देखो झेलम, झेलम रिवर ब्रैकेट में लिख सकते हो 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर कमा 402 किलोमीटर भारत में, 402 किलोमीटर भारत में। भारत में का मतलब हम पीओके वगैरह मिला के बोलते हैं, है ना। तो लिखे झेलम नदी, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पीर पांजाल श्रेणी में, पीर पांजाल श्रेणी में वेरीनाग, वेरीनाग झरने ब्रैकेट में तो शेषनाग झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झरना है शेषनाग झील दोनों आता है। वेरीनाग झरने ब्रैकेट में शेषनाग झील से निकलती है। यह वूलर झील से होकर गुजरती है, श्रीनगर इसी के किनारे है। यह वूलर झील से होकर निकलती है तथा पाकिस्तान में झंग के समीप चिनाब से मिल जाती है, पाकिस्तान में झंग के समीप चिनाब से मिल जाती है। वूलर भारत में, वूलर भारत में ताजे पानी की, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। अब जो ये क्षेत्र है वो त्रिमू के समीप है, तो कई बार त्रिमू टर्म भी आता है ना। इस नदी पर, इस नदी पर उसी का, इस नदी पर तुलबुल, तुलबुल और उरी, तुलबुल और उरी परियोजनाएं स्थित हैं, परियोजनाएं स्थित हैं। झेलम की सहायिका, झेलम की सहायिका किशन गंगा नदी है, इस पर किशन गंगा परियोजना है। किशन गंगा नदी है जिसे नीलम नदी भी कहा जाता है, जिसे नीलम नदी भी कहा जाता है। तुलबुल और उरी को अंडरलाइन कर लेना। फिर लिखिए चिनाब, टोटल लेंथ की मिलती है इसकी 1180, कहीं ढूंढोगे तो 960 भी मिलेगी, लेकिन 1180 आप डेटा लेंगे, एक आध ढूंढोगे तो 980 960 भी मिलेगा ये, है ना। चिनाब लिखना, चिनाब 1180 किलोमीटर, इसका यही एक डेटा है, टोटल डेटा है बस इसका। इसमें लिखिए यह नदी, यह नदी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में दो धाराओं, दो धाराओं चंद्र और भागा, दो धाराओं चंद्र और भागा के संगम से, के संगम से निर्मित होती है, चंद्र और भागा के संगम से निर्मित होती है। दोनों नदियां, मतलब चंद्र और भागा दोनों नदियां बारालाचा दर्रे के समीप, दोनों नदियां चंद्र और भागा बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती हैं, निकलती हैं तथा हिमाचल प्रदेश के केलांग के समीप, हिमाचल प्रदेश के केलांग के समीप तांडी, तांडी नामक, तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, स्थान पर मिलती हैं। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायिका है, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायिका है। एमपीपीसीएस वगैरह देने का मूड किसी का हो, वैसे ना हो, लेकिन अगर हो तो फिर चिनाब वगैरह की सहायता भी पढ़ लेगा वो, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा और एमपीपीसीएस बस वही पूछेगा, है ना। तो इसलिए फिर उसमें आपको सूक्ष्मदर्शी लेकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। ध्यान रखना चिनाब झेलम सबकी फिर आपको सहायता याद होनी चाहिए वहां पर, लेकिन एमपीपीसीएस के, एमपीपीसीएस इसी के लिए कुख्यात है। तो ये क्या है, मतलब इंडस की सबसे बड़ी, बड़ी का मतलब है जल का आयतन, जल का आयतन, है ना। उसे आइए इस नदी पर, इस नदी पर सलाल, बगलीहाट, ये अंडरलाइन कर लेना था, सलाल, बगलीहाट और दुलहस्ती, दुलहस्ती अंडरलाइन तीनों को, दुलहस्ती परियोजनाएं, दुलहस्ती परियोजनाएं स्थित हैं। फिर है रावी नदी, रावी 720/725, 720 ज्यादा मिलता है, 725 कहीं मिलता है, ध्यान रखना बस। 5 किलोमीटर कहाँ कम ज्यादा होता है थोड़ा मालूम करना है। विसर्ग वगैरह कुछ कहीं कट जाते होंगे, हट जाते होंगे, दो डेटा इसलिए कई बार हम कई जगह पर इनका सर्वे भी नहीं कर पाते ना, ये भी चुनौती हो जाती है, तो फिर एक आइडिया लेके बोलना पड़ता है। इसमें लिखिए यह भारत में, यह भारत में लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। देखो जहां जिसका डेटा है मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, बजट में जो डेटा है वो आपके पास है। यह भारत में लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसका उद्गम, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियों में, कुल्लू पहाड़ियों में
रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है, तथा यह चंबा घाटी में प्रवाहित होती है, तथा यह चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। पीर पांजाल और धौलाधर, चंबा घाटी से प्रवाहित होती है, पीर पांजाल और धौलाधर श्रेणियों के मध्य बहते हुए, वही चंबा घाटी है, श्रेणियों के मध्य बहते हुए यह चनाब से पाकिस्तान के, यह चनाब से पाकिस्तान के सराय सिंधु नामक क्षेत्र में मिलती है, सराय सिंधु नामक क्षेत्र में मिलती है। इस पर हिमाचल प्रदेश में, ये अंडरलाइन कर लेना जो परियोजनाएं हैं, इस पर हिमाचल प्रदेश में चमेरा और पंजाब में थीन बांध, ब्रैकेट में रंजीत सागर बांध, थीन बांध, ब्रैकेट में रंजीत सागर बांध, थीन बांध स्थित है, थीन बांध स्थित है। थीन बांध कहना रंजीत सागर बांध, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, अंडरलाइन किया ना, मैचिंग में सवाल कभी निकली। चलिए वो ब्यास नदी 470 किलोमीटर, ये पूरी तरह भारत में ही बहती, ब्यास नदी 470 किलोमीटर। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है, रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है। यह नदी कुल्लू घाटी से बहती है तथा धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी क्षेत्र में, धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी क्षेत्र में गार्च का निर्माण करती है, गार्च आया वहां तक बात है, गार्च का निर्माण करती है। इस पर हिमाचल प्रदेश में ओंग परियोजना, तो जल विद्युत वाली है, ओंग परियोजना, अंडरलाइन, ओंग परियोजना स्थित है, जिसका जलाशय महाराणा प्रताप सागर है। अरे कहो तो सब लिखवाऊं ना, पीडीएफ दे दो, तो केवल इंडेक्स वाला लिख लो, बाकी का पीडीएफ दे दो। तुम लोग आखिरी बार किस बात पे एक मत हुए थे? अच्छा कितने लोग कह रहे हैं पीडीएफ दे दो? हाँ ठीक तो है, पीडीएफ दे दो, हमारा इंडेक्स लिखवा देते हैं, बाकी पीडीएफ प्रोवाइड कर। हाँ मतलब प्रिंट दिलवा दें, प्रिंटेड दिलवा देना, प्रिंटेड हो जाएगा, पढ़ लेना। हाँ ठीक है, ये वाला लिख लो बस, सिंधु लिख लो बस, है ना, फिर उसको प्रिंटेड दे देंगे। ये सर पहले ये तो लिखो, अंडरलाइन करो ये वाला, फिर लिखो नेक्स्ट सतलज नदी 1450 किलोमीटर, सतलज नदी 1450 किलोमीटर, ब्रैकेट लिख लो, भारत में 1050 किलोमीटर, भारत में 1050 किलोमीटर। इधर से ये चली जाती है इंडस, यहीं पर मानसरोवर लेक है, इंडस मानसरोवर लेक से नहीं निकलती है, बात समझना, उसके पास से, लेकिन यहीं पर एक राकस ताल है, उससे सतलज निकलती। तो जो पंचनद है, पंचनद में मतलब पांचों नदियां में इकलौती ऐसी सतलज है जिसका उद्गम तिब्बत का है, बाकी सबका उद्गम भारत में है, एक जम्मू कश्मीर में, और बाकी सबका हिमाचल प्रदेश में, है ना। यहाँ से भी कुछ स्टेटमेंट वगैरह आता है, तो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। अब देखो जैसे चनाब जो है सबसे बड़ी सहायिका है, तो सतलज सबसे लंबी सहायिका, लेंथ देखो इसकी पंचनद में सबसे ज्यादा है ना, इसको लिखिए। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस राक्षस ताल से होता है, ताल मतलब झील, ताल से होता है। तिब्बत में सतलज को लाग चेन खंबाब या लांगेन जागबो नाम से जाना जाता है,
नाम से जाना जाता है। यह भारत में शिपकीला दर्रे से यह भारत में शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर नाथपा छाकरी जल विद्युत परियोजना है जो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना मानी जाती है। क्या ही है, मानी जाएगी। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश और नागल पंजाब में भाखड़ा नागल बांध है जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका जलाशय गोविंद सागर कहलाता है। अंडरलाइन कर लेना। पहला चीज, ब्यास नदी सतलज से हरिके फिरोजपुर के पास पंजाब में हरिके ब्रैकेट में फिरोजपुर हरिके नामक स्थान पर मिलती है जहां से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है। जब चनाब नदी झेलम और रावी का सम्मिलित जल सतलज में प्रवाहित करती है। तब संयुक्त प्रवाह पंजनद उच्च शरीफ में बनता है। क्षेत्र है पाकिस्तान में उच्च शरीफ पंजनद कहलाता है। तो पंजनद का निर्माण उच्च शरीफ नामक क्षेत्र में होता है। मुजफ्फरगढ़ क्षेत्र है वहां, पंजनद कहलाता है। यह मीठन कोट में, रिपीट हो रहा है, लिख लो, यह मीठन कोट में सिंधु से मिलता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, अंडरलाइन कर लेना है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इस नदी पर कोलदम जल विद्युत परियोजना है। जबकि सतलज की सहायिका बसपा बांध स्थित है जो रन ऑफ रिवर परियोजना है। अब देखो क्या, दो प्रकार की परियोजनाएं होती हैं। अगर हमें नदी पे बांध बनाना है तो हम बांध बना करके जलाशय में पानी को रोकते हैं और फिर उस पानी को टरबाइन पे गिराते हैं और उससे जल विद्युत प्राप्त होती है। तो इस प्रक्रिया में हमको नदी के प्रवाह को अवरुद्ध करना पड़ता है। हैवी डैम बनाने पड़ते हैं, बड़े जलाशय बनाने पड़ते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत आती है, लागत बढ़ जाती है। दूसरी चीज कि इससे पर्यावरणीय क्षति होती है, जो जलमंग वगैरह होगा। तीसरी चीज, अगर यहाँ की चट्टानें बहुत मजबूत नहीं है तो इन फ्यूचर जलाशय और बांध के कारण मानव प्रेरित या इंड्यूस्ड रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी आ सकते हैं। तो जो बड़ी परियोजनाएं हैं वो विविध उद्देश्यों की पूर्ति तो करती हैं, बट एज यूजुअल इनके साथ चुनौतियां अटैच रहती हैं। अब दूसरी परियोजना वर्तमान में ऐसी लिखी गई है कि जिसमें नदी की जो धारा है उसी में टरबाइन स्थापित कर दिया जाता है। नदी की धारा के साथ टरबाइन होता है और नदी का जल बहता है, हमको जल रोकने की जरूरत भी नहीं पड़ती और टरबाइन घूमता है और विद्युत उत्पादन करता है। दूसरा तरीका होता है कि अगर किसी नदी की कई धाराएं हैं तो हम एक सुरंग का निर्माण करते हैं। धाराओं के क्षेत्र में हम विस्फोट करते हैं, क्षेत्र गहरा करते हैं और कई धाराओं को एक सुरंग से ही पास कराते हैं। अर्थात इसमें जल रोका तो जाता है लेकिन लंबे समय तक रोका नहीं जाता है, जल का प्रवाह बना रहता है और उसी सुरंग में हम टरबाइन लगा देते हैं और जब वो सुरंग से पानी गुजरता है तो टरबाइन के चलने से हमको विद्युत प्राप्ति हो जाती है। तो यह अपेक्षाकृत एक ठीक परियोजना लगती है, ठीक स्थिति लगती है। नाम या रन ऑफ रिवर, मतलब रिवर का रन जो होता है वो क्या है, मेंटेन रहता है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी में भी पढ़ो ना आप लोग। इंडस वाटर ट्रीटी नहीं हो तो आईआर में आप पक्का पढ़ोगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में यह भी कहा गया था कि अगर भारत नदी जल का उपयोग भी करेगा तो रन ऑफ रिवर सिद्धांत के अंतर्गत करेगा, अर्थात नदी के प्रवाह को व्यापक रूप में अवरुद्ध नहीं करेगा। तो रन ऑफ रिवर सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन इसकी चुनौतियां कम नहीं है। अब मोटे तौर पर यह नदी में जल के प्रवाह पर निर्भर हो जाता है। जब प्रवाह कम हुआ तो अब बिजली नहीं मिलेगी, आप बैठो जब अगले महीने प्रवाह ठीक हो।
तो इससे निरंतर उत्पादन नहीं है, उत्पादन का स्तर बहुत ज्यादा नहीं है, और कहने को कहा जाता है कि पर्यावरणीय क्षति नहीं है। इसमें हो सकता है महासागरीय जीवों को, नदी के जीवों को क्षति हो जाए, या दूसरी चीज कई बार हम विस्फोट करते हैं और उससे जो हम सुरंग वगैरह बनाते हैं तो उससे हम कई जगह नदी की मुख्य धारा में मोड़ देते हैं और इससे कई क्षेत्रों में जल का अभाव हो जाता है। और इवन दो उत्तराखंड में कई जगह पर जहां पर रनाफ रिवर बनाया गया, विस्फोट किया गया, वहां के क्षेत्रों में आज भी उनके घरों में दरारें मौजूद हैं। तो कई ऐसे पक्ष हैं जो रनाफ रिवर के विपरीत जाते हैं, लेकिन कम लागत जल्दी में तैयार होने की प्रक्रिया के कारण रनाफ रिवर प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं। तो अब आप इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आप लिखेंगे, ये दृष्टि वाले उसमें इसका मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, मटेरियल यहाँ पे पड़ा है, आप यहीं से देखेंगे उसे। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, एडमिशन ले लो भाई, बताना पड़ेगा, आपने इसमें चल रहा है। रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसी को पूरा देख लेना। रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं, इससे होने वाले लाभों पर चर्चा करें तथा किस प्रकार अन्य जल विद्युत परियोजनाओं से भिन्नता रखती है ना। तो ये पूरा आप देखोगे। रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना से तात्पर्य ऐसी परियोजना से है जिसमें वादियों में नहीं, घाटियों बोल दो, चलो वादियों बोल सकते हो, वादियों में जल प्रवाह के बिना नदियों कर दो, नदियों के जल प्रवाह में बिना बाधा डाले, नदियां ही हो बाधा डाले जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसमें नदी मार्ग में बिना बड़े बांध बनाए प्रवाही जल का उपयोग किया जाता है। 3.5 नंबर समझ अच्छी है, चलो तो वर्तमान में नाथपा झाकरी, लोअर सुबनसिरी, किशनगंगा ये रन ऑफ रिवर के दृष्टिकोण पर ही आधारित है ना, थोड़ा इसे देख लेना। और ये गलतियां मत करना, जरूर हो जाएगी। लाभ, ऐसी परियोजना पर्यावरण के अनुकूल है, परियोजना से भिन्नता के बिंदु है ना, ये थोड़ा आप अच्छे से देखेंगे। एक दो पॉइंट और देख लेंगे जो वैसे इतना ज्यादा अच्छी बात नहीं है ये वाली। देखो रन ऑफ इज अ मेजर सोर्स ऑफ यूज आ जाएगा। रीथिंकिंग रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान टाइम्स, आरओआर प्रोजेक्ट आर नॉट ग्रीन, है ना, ये थोड़ा सा पढ़ना। बहुत ज्यादा इसके बारे में हाइप क्रिएट की गई है, बट रिसेंट टाइम्स में हमने ये देखा है कि यह उतना ज्यादा ग्रीन नहीं है जितना ग्रीन हमें बताया गया है। तो थोड़ा सा आप इसे जरूर देख लेना, है ना। तो एक क्वेश्चन लिख लो, उस क्वेश्चन को डील कर लेना। ये वाला भी हिस्सा आपको देखना है। इसमें लिखिए रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रिवर परियोजना, रन ऑफ रिवर परियोजना की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए, की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए इसके महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, इसके महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। है ना। अब 150 नहीं, जितने में लिख सको लिख लेना, क्योंकि ये कोई आंसर राइटिंग नहीं है। मैं आप सारा कंटेंट इसमें इकट्ठा करके क्या करना है, आपको मेंटेन करना है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या करे, पूछ ले। तो कल मैं बाकी नदियों का आपको प्रिंट आउट दिला देंगे और कल हम लोग फिर मानसून की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। कल मानसून पढ़ेंगे।